Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ. सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. गाइज आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 17 अक्टूबर 2020 को हुए एग्जाम का और ओनली फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे. जो सेकंड शिफ्ट की एग्जाम है उसका एनालिसिस मैं कल मॉर्निंग तक या कल आफ्टरनून तक कर दूंगा. ठीक है गाइज, और एक चीज और याद रखना कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं मुझे स्टूडेंट्स ने दिए हैं जिन्होंने इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया है. सो गाइज आपका एक जो एग्जाम था वो ऑनलाइन हुआ था, तो यहाँ पर मेमोरी बेस्ड लेवल क्वेश्चंस है जो बच्चों को याद रहे हैं, जितने क्वेश्चंस याद रहे हैं उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज एवरेज मार्क्स ऑफ 70 स्टूडेंट्स आर 32. इफ वी इंक्रीज 3 मार्क्स ऑफ एवरी स्टूडेंट देन व्हाट विल बी द एवरेज. आपको बताना है कि यहाँ पर जो 70 स्टूडेंट्स हैं इनका जो एवरेज है वो 32 है. ठीक है, और हर एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं हमने 3 मार्क्स हर एक स्टूडेंट के इंक्रीज कर दिए हैं. देन व्हाट विल बी द एवरेज. तो आपको बताना है कि एवरेज क्या होगा. गाइस इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता था. विद इन सेकंड आप इसका आंसर कर सकते हैं. इसका आंसर क्या होगा, जितना भी एवरेज है उसी एवरेज में आपको 3 ऐड करना है. ठीक है, यहां पर एवरेज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आप इसके बारे में आप जानते हो, जो एवरेज की प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज जानते हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड कर सकते हो. तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में समझा दूंगा अभी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एवरेज की. तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका 32 + 3 दैट इज 35. सो 35 इज द राइट आंसर. अभी 35 आया कैसे और क्या प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं एक बार. एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो इस पर लगाते हैं हम लोग, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक बार समझ लेते हैं. द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स. अगर किसी ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो एक्स है. ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड और एडिशन बाय पी द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन इज एक्स प्लस पी. तो यहां पर जो एवरेज है, मीन यानी एवरेज, अगर किसी ऑब्जर्वेशन को जो एवरेज है वो एक्स है और हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज किया है किसी नंबर को या हमने एडिशन किया है, तो जो आपका फाइनली जो आपका मीन हो जाएगा, नया जो मीन बनेगा न्यू ऑब्जर्वेशन का, वो क्या हो जाएगा एक्स प्लस पी. मतलब जो पुराना वाला एवरेज है वो उसमें जितना भी आपने एडिशन किया है हर एक ऑब्जर्वेशन में उसी को आपको ऐड कर देना है. देन आपका नया मीन निकल के आ जाएगा, पता चल जाएगा. ऐसे ही जैसे हमने एडिशन किया है तो आपको मीन में ऐड करना होता है तो आपको नया एवरेज पता चल जाता है. ऐसे सब्ट्रैक्शन के साथ भी होता है. अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में सब्ट्रैक्शन किया है तो जो आपका नया मीन होगा, जो आपका न्यू ऑब्जर्वेशन का मीन होगा, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीन. जो आपका पुराना मीन है उसमें से माइनस कर दो जो भी आपने नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं हर एक ऑब्जर्वेशन से, तो आपका नया एवरेज पता चल जाएगा. ऐसे ही मल्टीप्लाई के साथ होता है. अगर आपने मल्टीप्लाई किया है पुराने वाले मीन को मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से, अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर से, तो आपको सिंपली आप अगर नया मीन जानना चाहते हो कि नया मीन क्या होगा तो उस केस में आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, जो आपका मीन था उसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दो उसी सेम नंबर से, तो वो आपका नया मीन हो जाएगा. ऐसी सेम टू सेम डिवीजन के साथ होता है. अगर आप डिवाइड करते हो हर एक ऑब्जर्वेशन को तो आपको अपने मीन को भी यानी एवरेज को भी डिवाइड करना होगा, तो आपको नया एवरेज पता चल जाएगा. सो गाइस चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, हर एक जगह सेम रूल फॉलो हो रहा है. जो भी आपने ऑब्जर्वेशन के साथ किया है वही सेम काम आपको अपने मीन के साथ करना है, तो आपको नया मीन पता चल जाएगा. ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अभी, इस क्वेश्चन में आपको पता है कि यहां पर हमने ऑब्जर्वेशन के साथ साथ क्या किया था, हमने इंक्रीज किए थे 3 मार्क्स, मतलब हमने एडिशन किया था. तो आपको सिंपली अपने एवरेज के साथ भी एडिशन ही करना है सेम नंबर का. 3 ऐड किए थे ऑब्जर्वेशन में, तो हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35. आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा. मैंने बहुत ही इजी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि आंसर किस तरीके से आया है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a product is sold for 1500 at a discount of 40% and earned a profit of 20%, then calculate the cost price. आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी. तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 750 रुपीज. तो मैं आप इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. सो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट. तो डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले. डिस्काउंट यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जितना भी आपका अमाउंट गिवन है, जितने का आप सेल कर रहे हो, 1500 का आप सेल कर रहे हो, तो उस 1500 का आप 40% डिस्काउंट दे देते हो, तो 1500 का 40% निकालो
तो कितना निकल के आएगा 600 रुपीज। सो दिस इज द डिस्काउंटेड अमाउंट। तब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1500 माइनस 6 दैट कम्स टू 900 रुपीज। सो 900 रुपीज इज योर सेलिंग प्राइस, मतलब जो नेट अमाउंट आप अपने कस्टमर से चार्ज करोगे। ओके, नाउ आप सभी को पता होगा कि सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन में हम हमेशा 100 में लेट करते हैं, तो हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज। ठीक है, 100 में हमने लेट कर लिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 120, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ था कि प्रॉफिट कितना आप अर्न करते हो 20% का अर्न करते हो। मैं आपसे अगर बोलूं कि कोई सामान है आपका, उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है और मैंने बोला कि आपको इस पर 20% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो सिंपल सी चीज, आप इसको कितने में सेल करोगे 120 रुपए में सेल करोगे। तो हमने वही किया, हमने कॉस्ट प्राइस को 100 लेट कर लिया और 20% आपका प्रॉफिट है, तो हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस का कितना निकल के आ जाएगा 120%। ठीक है, अब आपको सिंपली एक चीज को करना है और समझना है, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। वो क्या है मैं समझा देता हूं। यहाँ पर जो कॉस्ट टू प्राइस है उसे आप कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे आप 900 जितने का आप सेल कर रहे हो, जो आपका नेट सेलिंग प्राइस है 900, उस 900 में आप उल्टा कर दोगे। उल्टा मतलब अगर आप सपोज करो 120 डिवाइड बाय 100, इससे निकल के आएगा आपका सेलिंग प्राइस। और अगर आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछा गया था, तो इसी को हम उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कैसे करेंगे हम, 100 ऊपर 120 नीचे। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 750। सो 750 इज द राइट आंसर, जो कि आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, सपोज करो अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है कि हमने इसके यहाँ पे उल्टा कैसे किया है और ये क्या चीज है, तो मैं बता देता हूं। सपोज करो आपका कोई सामान 1000 रुपीज का है। ठीक है, आपको इस पर 20% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल 120 डिवाइड बाय 100 कर दो। तो यहां पर 20 से 20 खत्म हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1200। इसका मतलब आपको 1200 रुपए का सामान सेल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं कि सेल कितने करना है, क्योंकि 100 रुपीज की तो कॉस्ट है और 120 है आपका प्रॉफिट, मतलब 20% इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, इसलिए हम यहाँ पे 120 डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। यहाँ पूछा गया था कॉस्ट प्राइस, तो इसी को उल्टा कर दो, 120 डिवाइड बाय 100 है ना, इसी को उल्टा कर दो तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, और आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इजीली करके आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ कार ट्रेवल। गाइस इस क्वेश्चन को मैंने कई बार करा दिया है, और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके आए होंगे और सही एक्यूरेट करके आए होंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कई बार। ओके, सो क्वेश्चन था आपका, इफ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 15 मिनट्स एंड 90 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 60 किलोमीटर 15 मिनट में जाती है कार और 90 किलोमीटर जाती है 10 मिनट में, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सभी को पता होगा आई थिंक। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, 60 किलोमीटर ये 90 किलोमीटर ये, तो 60 प्लस 90 हो गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम क्या हो जाएगा 15 मिनट यहाँ पर 10 मिनट यहाँ पर, तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर मिनट। सो गाइस यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 16 किलोमीटर पर मिनट निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनट में गिवन था तो आपका आंसर भी मिनट में निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पर आर गिवन होता तो यहाँ पर आपका आंसर भी आर में निकल के आता। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर प्ले एक्टिव एंड इंटरेक्टिव रोल एट विच ऑफ दी फॉलोइंग लेवल। आपको बताना है कि यहाँ पर जो टीचर है वो इंटरेक्टिव एक्टिव और इंटरेक्टिव रोल कब प्ले करता है। तो मेमोरी लेवल में करता है नहीं, अंडरस्टैंडिंग में करता है नहीं, रिफ्लेक्टिव में करता है तो हाँ इसी में करता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। और डी ऑप्शन याद नहीं था स्टूडेंट्स को तो उन्होंने लिखा नहीं है, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ब्लैंक। अगर आप लोगों को याद हो तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि इसका जब राइट आंसर ही नहीं था ये, तो फिर इसको याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है एक बार समझ लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। सो व्हाट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ प्रोसेस वेयर टीचर थिंक ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस, analyzing how something was taught and how the practice might be improved or changed for better learning outcomes। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है। मतलब टीचर जो है वो प्लान कर रहा है, थिंक कर रहा है कि अपनी लर्निंग प्रोसेस को यानी कि टीचिंग प्रोसेस को किस तरीके से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर टीचर एक्टिव है, एक्टिव और इंटरेक्टिव रोल प्ले कर रहा है अपनी टीचिंग मैथोलॉजी में। सो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का जो आंसर है ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन था, यहाँ पर असर्शन रीजन से क्वेश्चन बना था ये वाला। सो असर्शन था रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, और रीजन था व्हेन पावर ऑफ और फेलियर डेटा रिटेन इन मेमोरी। तो यहाँ पर ये ठीक है बिकॉज मैंने इसको कई बार एक्सप्लेन किया है कि रैम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। मैंने अभी
गाइज ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी आईसीटी वाली वीडियो देखी होगी, आई थिंक यहाँ पर उसका लिंक नहीं है। अब मैंने इस बार जारे पक्का सीरीज हमने यहाँ पर चलाया हुआ है, इस बार जारे पक्का सीरीज करके उसमें हम हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो उसमें जिस स्टूडेंट ने आईसीटी वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि जो आपका रैम होती है दैट इज वॉलेटाइल मेमोरी, और आई थिंक सभी को पता है, तो एक तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। और यहाँ पर व्हेन पावर ऑफ और फेलियर डेटा रिटेन इन मेमोरी, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज जैसे आप अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो तो जो रैम के अंदर मेमोरी है वो खत्म हो जाती है, आई मीन वो सेव नहीं रहती है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन जो है वो फॉलो करेगा और रीजन जो है वो फॉलो नहीं करेगा। तो ये इसका राइट आंसर था। ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन आया मेरे आईसीटी वाली वीडियो से, अगर उसने देखी है किसी बच्चे ने तो इस वाले क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करके आया होगा वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोजिशनल एवरेज। आपको बताना है कि इसमें से पोजिशनल एवरेज कौन है। तो मीडियन और मोड दोनों ही पोजिशनल एवरेज होते हैं। तो क्यों होता है ऐसा समझ लेते हैं एक बार हम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मीडियन एंड मोड। द मीडियन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज इन विच हाफ द वैल्यूज आर लेस देन द मीडियन एंड हाफ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन द मीडियन। सपोज करो यहाँ पर 5 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका मीडियन क्या है, बीच वाला। सिंपल ऑब्जर्व किया आपने और आपने पोजीशन पता लगा ली कि इस सीरीज की मिडिल वैल्यू क्या है, दैट इज योर मीडियन। मीडियन मतलब बीच की वैल्यू। तो इस तरीके से हम पोजिशनल जो वैल्यू है उसको हम पता लगा लेते हैं। इसी वजह से जो मीडियन है एक पोजिशनल एवरेज कहलाता है। और द मोड, द सेकंड पोजिशनल एवरेज शोज द हायर फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। इस सीरीज के अंदर जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो आपकी मोड होती है। सपोज करो यहाँ पर हम एक ओवर की बात कर रहे हैं, तो उस एक ओवर में पहली बॉल पे 1 रन लगा, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे 6 रन, फिर चौका लगा, फिर 1 रन लिया गया, देन 0। तो आपको बताना है कि इस में बताओ कि आपका मोड क्या है। तो मोड क्या होता है कि इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार आया है दैट इज मोड। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार क्या आया है, सॉरी एक यहाँ पर हम एक नंबर इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर हमने कर लिया, यहाँ पर 2 नंबर सेम टू सेम हो गए। गाइस एक सेकंड, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया एक बार, और लास्ट बॉल पे भी चौका लग गया। तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, मोड सबसे ज्यादा बार आई हुई वैल्यू होती है, तो मोड क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। सो मोड क्या हो जाएगा 4। तो आपने क्या कैसे निकाला इसको, सिंपल ऑब्जर्व किया और आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये आपके पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं, मीडियन और मोड दोनों ही। ओके, सो गाइज इतने क्वेश्चन याद थे स्टूडेंट्स को जितने मैंने यहाँ पे डाले हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि और कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो अभी हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन था, पेपर था आपका। सो डीआई जो था वो इजी था, इजी लेवल था डीआई का। सिमिलर क्वेश्चन था एज डिस्कस्ड इन इस बार जा रहे पक्का सीरीज। अगर आप लोगों ने मेरी इस बार जा रहे पक्का सीरीज देखी है तो डेफिनेटली आप डीआई के क्वेश्चन को सही और एक्यूरेट अटेम्प्ट करके आए होंगे। मैं दिखा देता हूं कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूं। इस वाली वीडियो की बात कर रहा हूं मैं, डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट 2। अगर आपको बिलीव नहीं है तो इस वीडियो को ओपन करो, हमारे इस चैनल पर लिख देना, गूगल सिंपल यूट्यूब पे लिखो यूजीसी नेट मेंटोर डेटा इंटरप्रिटेशन, तो आपके सामने ये वीडियो निकल के आ जाएगी। इस वीडियो को देखना है आपको। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेम टू सेम लॉजिक लग रहे हैं, सेम टू सेम टाइप के फॉर्मूले लग रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स लग रही हैं जो आज क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो इस बार जा रहे पक्का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी वीडियो इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस सीरीज। तो आप एक बार इसको जरूर गो थ्रू कर लेना, इन सभी वीडियोस को। हार्डली 3 से 4 घंटे में सारी जो वीडियोस हैं वो कवर हो जाएंगी आपकी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आरसी जो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट वाज मॉडरेट लेवल का था, और कम्युनिकेशन जो था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन बने थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है, मैंने टॉपिक बता दिया कि कहां से क्वेश्चन बना था। रिसर्च में क्वेश्चन बना था नल हाइपोथेसिस से। सो गाइस आपको सभी को पता होगा कि हाइपोथेसिस जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इसके बारे में एक बार आप लोग जरूर गो थ्रू कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। दोबारा से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, इस पर भी क्वेश्चन बना था। एनवायरमेंटल इश्यूज पे क्वेश्चन था, वाटर पॉल्यूशन एंड CO2 एमिशन पे क्वेश्चन था, एंड पेरिस एग्रीमेंट पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने अपने जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं जो मैं आप सभी को प्रोवाइड करता रहता हूं, तो उनमें मैंने इन सभी के बारे में बात की हुई है। वाटर पोल्यूशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, CO2 एमिशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गाइस आप इन नोट्स के रिगार्डिंग मुझसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 में। इनके कुछ चार्जेस हैं तो आप उन चार्जेस को पे करके इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। ओके, इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे इंडियन लॉजिक से, और वेदास पे क्वेश्चन बना था। स्लोजिज्म पे क्वेश्चन आया था, फॉलिसी पे आई थिंक क्वेश्चन था, क्लॉकवाइज क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन था, क्लॉक थी आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। जो बच्चों ने बताया कि कोई एक क्लॉक है, इसमें जो सुई है वो रिंग नहीं करती है, मतलब आई मीन पता नहीं क्या क्वेश्चन था कि 5 बार रिंग करती है, 9 टाइम से रिंग करती है। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं था तो मैंने डाला नहीं है।
ओके सो इसके बाद क्वेश्चन था आपका आईटीसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, रैम इज ए वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जैसे ये मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है। इसके अलावा WWE पे क्वेश्चन था, WWE बोल रहा हूँ सॉरी, WWW पे क्वेश्चन था, वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें आई थिंक मैचिंग का कोई क्वेश्चन था। और आई थिंक स्वयं पे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे स्वयं की स्पेलिंग में मिस्टेक है आई थिंक, तो स्वयं पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप एक बार स्वयं और मूक्स और स्वयं प्रभा इनको तो जरूर पढ़ लेना गाइस, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं। और इंडियन लॉजिक पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने इंडियन लॉजिक को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अपनी 10 मिनट की एक वीडियो, छोटी सी वीडियो है 10 मिनट की, उसमें आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इंडियन लॉजिक को विद एग्जांपल्स। और स्वयं एंड स्वयं प्रभा को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो आपकी वीडियो थी फर्स्ट वाली, टीचिंग एप्टीट्यूड वाली, ये वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था स्वयं एंड स्वयं प्रभा को। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। और याद रखना कि स्वयं प्रभा में 34 चैनल हैं, 32 चैनल्स नहीं है। इस वीडियो में मैंने एक गलती की थी कि 32 चैनल बता दिए थे, वहां पर 34 चैनल्स हैं, क्योंकि 2 चैनल जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हुए थे 2020 में। तो एक बार इसको भी देख लेना। और सेकंड थिंग इज गाइस कि जो यहाँ पे सीरीज में दिखा रहा हूँ आपको, ये इस बार जा पक्का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार इसको जरूर देख लेना है। इंडियन लॉजिक भी सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आपने देख लिए हैं तो आप इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते मैंने, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ पर जितने भी होते हैं इंडियन लॉजिक, जितने भी प्रमाण होते हैं, सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। तो आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना इन सभी को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और डेटा इंटरप्रिटेशन देख लेना, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन, सारी वीडियोस आ चुकी हैं, 10 के 10 मिनट को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इन सभी वीडियोस को देख लेना। मैं इन सभी वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहां पे जाकर इनको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड गाइज मेरे पास पेपर 1 के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। टारगेट बेस्ड से मतलब होता है कि जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैंने उन पे ज्यादा फोकस किया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने इन नोट्स के अंदर। तो आप इन नोट्स को मुझसे अवेल कर सकते हैं। इन नोट्स में मैंने एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लगा दिए हैं यूनिट वाइज, एंड एट द एंड मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन लगा दिए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। सो दैट इज मोर देन इनफ कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 में। तो आप इन नोट्स के रिगार्डिंग मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे, जो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल करके मुझसे इन नोट्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, इनको पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस वीडियो के साथ, प्लीज कॉमेंट करके बताना। और आपकी कमेंट जो है, आपके जो फीडबैक है मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फीडबैक और कमेंट से मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइज वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।